नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। आगामी विधानसभा सत्र 5 सितंबर से 8 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि इसके लिए मंत्रिमंडल द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया है। बता दें कि यह सत्र देहरादून में आयोजित किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि इस बजट सत्र में अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा, ताकि जिस विभाग को बजट की कमी है वो पूरी हो सके। देखिए, विधानसभा सत्र 5 सितंबर से 8 सितंबर तक आहूत हो रहा है और चूंकि आप जानते हैं कि आज जो माननीय मंत्रिमंडल ने भी यही प्रस्ताव पारित किया है और ये जो हमारा सत्र होना है देहरादून में होना है। साथ में ये भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ क्योंकि पिछली बार मार्च में गैरसैंण में हुआ था और उसमें सितंबर से पहले होना था। ये इसमें हमने निर्णय लिया और साथ में अनुपूरक बजट भी इसमें हम लोग ला रहे हैं, ताकि जो हमारे बजट की स्थिति है, आप जानते हैं इस बीच में अनुपूरक की भी आवश्यकता रहती है, तो सप्लीमेंट्री बजट भी इसी सत्र के दौरान हम लोग लाएंगे। देखिए, विधानसभा सत्र 5 सितंबर से 8 सितंबर तक तो 5 सितंबर से 8 सितंबर तक ये विधानसभा सत्र चलने वाला है। अनुपूरक बजट इस दौरान पेश किया जाएगा और इस सत्र को लेकर तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है और ऐसे में मुख्यमंत्री इस सत्र में जाएंगे और यहां पे जाके उनके द्वारा कई अहम बातें भी कही जाएंगी। लेकिन ये माना जा रहा है कि विपक्ष की तरफ से ये हंगामेदार सत्र रह सकता है। कैबिनेट मंत्री ने भी जानकारी दे दी है कि जिस विभाग के पास कम बजट है, पूरी कोशिश की जाएगी उस विभाग को बजट उनका पूरा दिया जाए, ताकि आगे देश के विकास के साथ साथ उत्तराखंड के विकास ऐसा है जो कि निरंतर आगे बढ़ता जाए। इसकी पूरी कोशिश जो है केंद्र सरकार कर रही है और इसलिए केंद्र सरकार भी ये कोशिश कर रही है कि देवभूमि में इस वक्त जो तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है, उनमें जिन भी लोगों को मुआवजा दिया जाना है वो भी दिया जाए। इस बात को भी सुनिश्चित केंद्र सरकार की तरफ से किया जा रहा है लगातार। लेकिन उत्तराखंड का ये जो मानसून सत्र है, विधानसभा सत्र है, ये शुरू होने जा रहा है 5 सितंबर से। इसकी तैयारी जो है तमाम वहां के मंत्री जो है वो अभी से करने में जुटे हुए हैं और ऐसे में अनुपूरक बजट भी यहाँ पे पेश होना है, तो काफी अहम ये अनुपूरक बजट हो जाता है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ तुषार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तुषार, अनुपूरक बजट पेश होगा, कौन कौन से ऐसे विभाग है जिनको बजट दिया जा सकता है? की जाए अगर मानसून सत्र की तो 5 से 8 सितंबर ये मानसून सत्र होने वाला है और काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि 4 दिनों का ये पूरा जो सत्र है ये काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि 6 महीने बाद ये सत्र होने वाला है और इसके लिए तमाम जो राजनीतिक पार्टी, चाहे कांग्रेस हो भाजपा हो, दोनों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। वहीं अगर अनुपूरक बजट की बात की जाए, सप्लीमेंट्री बजट यानी कि, तो इसमें आपदा को दिया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से नुकसान देखने को मिला है प्रदेश भर में कि हजारों करोड़ रुपए का जो सड़कों को नुकसान पहुंचा है, साथ साथ जो राहत कार्य देने हैं लोगों को, तो उसमें भी सप्लीमेंट्री बजट दिया जा सकता है आपदा प्रबंधन को। और साथ साथ जितना भी बिजली का नुकसान हुआ है, ऊर्जा का नुकसान हुआ है, क्योंकि ऐसे में जब भूस्खलन आता है तो जो बिजली के तार होते हैं वो भी उसमें क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। और हरिद्वार की बात की जाए, जिस तरह इस बार बाढ़ देखने को मिली, वहां पर भी 2 करोड़ से अधिक ऊर्जा निगम को जो नुकसान हुआ है उसे, तो ऐसे में ऊर्जा विभाग को भी बजट मिल सकता है। कई विभाग हैं जो अभी फिलहाल के लिए बजट मांग रहे हैं, क्योंकि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस तरह से जो गांव में शिक्षा में बढ़ाई जा सके, तो ऐसे में शिक्षा को भी मिल सकता है। और साथ साथ लोक निर्माण विभाग, जिस तरह से सड़कें बर्बाद हुई हैं, सड़कें टूट चुकी हैं 200 से अधिक, ऐसे में लोक निर्माण विभाग को भी बजट देने की बहुत आवश्यकता है। तो कई विभाग हैं ऐसे में उनको बजट की बहुत जरूरत है, क्योंकि मानसून सीजन अभी फिलहाल चल रहा है। ऐसे में लोगों को राहत पहुंचानी है कि किस तरह से जो उनको मुआवजा पहुंच सके, लोगों के घर क्षति हुए हैं, ऐसे में उन्हें भी राहत पहुंचाई जा सके, सरकार किस तरह से कार्य करे। तो ऐसे में जो मानसून सत्र रहने वाला है काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, भाजपा के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी। कांग्रेस तमाम मुद्दे उठा सकती है कि किस तरह से जो आपदा में भाजपा जो राज्य सरकार है उसी कार्य प्रणाली पे सवाल उठा सकती है, अधिकारियों पर सवाल उठा सकती है, किस तरह से वो कार्य कर रही है, योजनाओं पर सवाल उठा सकती है। तो तमाम चीजें हैं
जो मानसून सूत्र में सामने आ जी सकती बिल्कुल, है। 5 और ऐसे सितंबर में से तुषार मानसून सत्र शुरू होने वाला है। कहा यह भी जा रहा है कि हंगामेदार भी रह सकता है। बने रहिए हमारे साथ, अगली खबरों में भी आपका रुख करेंगे। तो उत्तराखंड में बारिश से प्रदेश भर की 241 सड़कें बंद हो चुकी है। एक राष्ट्रीय राजमार्ग और 10 स्टेट हाईवे भी इसमें शामिल है। गंगोत्री हाईवे पिछले 3 दिनों से बाधित है। सड़कें बंद होने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बंद सड़कों को खोलने का लगातार सरकार जो है वो प्रयास कर रही है, लेकिन इस वक्त आपदा जो है किस तरीके से यहाँ पे कहर बरपा रही है वो तस्वीरों में साफ तौर पे कई दिनों से नजर आ रहा है। और ऐसे में 241 सड़कें ऐसी बताई जा रही है जो कि उत्तराखंड में बाधित हो चुकी है। आवाजाही पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, चाहे निचले इलाकों की बात की जाए या पहाड़ी इलाकों की बात की जाए, दोनों ही जगह ये तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। और ऐसे में सड़कें पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। प्रशासन द्वारा कोशिश की जा रही है कि जैसे सड़कें जो है वो खोली जाए। तुषार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तुषार, 241 का आंकड़ा कम नहीं होता है। सीजन की बात की जाए तो इसमें 200 की जो संख्या है उससे कम नहीं हुआ सड़कों का जो टूटने का सिलसिला है, क्योंकि इसमें से अगर बात की जाए तो 10 राज्य मार्ग है। और उत्तराखंड में बात की करना चाहूंगा कि जिस तरह से जो छोटी मोटी सड़कें होती है, क्योंकि गांव होते हैं छोटे छोटे, 10-15 घरों के गांव होते हैं, ऐसे में जो उनकी सड़कें जाती है, जो लिंक जाता है उनके, वो टूट जाता है। ऐसे में बहुत समस्या उठानी पड़ती है। ऐसे में उन्हें जोड़ने के लिए काफी दिक्कतें उठानी पड़ती है। इसलिए ये जो 200 का आंकड़ा है कभी कम नहीं होता, क्योंकि छोटी छोटी सड़कें भी हैं यहाँ पे छोटे छोटे गांव जाने के लिए। ऐसे में ये जो गांव को एक दूसरे गांव से जोड़ती है, ताकि जो घर का सामान हो या फिर जो मूलभूत सुविधाएं हो वो लोग दूसरे गांव से ला सके या तो आसपास के नगर से जाके ला सके। वैसी सड़कें अधिकतम टूट जाती है मानसून में लैंडस्लाइड के कारण। तो ऐसे में जो आंकड़ा है बहुत कम हो जाता है। लगातार जो लोक निर्माण विभाग की टीमें हैं वो लगातार इसे जोड़ने की कोशिश करती है, क्योंकि भूस्खलन लगातार होता है। संवेदनशील इलाके जितने भी होते हैं वहां पर अगर बात की जाए तो हर हफ्ते जो भूस्खलन की जो स्थिति होती है वो वहां पर देखने को मिलती है। और इस बार कई जो ऐसे संवेदनशील इलाके भी नहीं थे जहां पर कभी आज तक भूस्खलन नहीं देखा, वहां पर भी भूस्खलन देखने को मिल रहा है। जिस तरह से चंबा में देखा कि किस तरह तो से अभी क्या स्थिति है तुषार, अभी किस तरीके का मंजर वहां पे देखने को मिल रहा है? लैंडस्लाइड क्या अभी भी निरंतर जारी है? देखिए, उत्तराखंड की बात की जाए तो जो हिमालय रेंज होती है उत्तराखंड की वो काफी कच्ची होती है। जो पहाड़ है अभी डेवलप हो रहे हैं, ऐसे में ये बहुत कच्चे होते हैं। ऐसे में लैंडस्लाइड बहुत कॉमन हो जाती है। जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, जो 4 धाम की यात्रा की अगर बात की जाए तो जगह जगह पर आपको घंटों इंतजार कर जो लैंड है आगे हो रखी होती है। ऐसे में जो बुलडोजर की मदद से या फिर क्रेन की मदद से उसे हटाया जाता है। तो लगातार प्रशासन भी वहां पर जुटा होता है। कम से कम 500 से अधिक अगर जेसीबी की बात की जाए तो पूरे उत्तराखंड में लगाई गई है, ताकि जो भूस्खलन की स्थिति है, जब सड़कें बाधित है, उन्हें हटाया जाए। सरकार भी जो विभाग है वो तुरंत काम करते हैं, लेकिन जो पहाड़ होते हैं वो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। उनका कुछ नहीं पता होता कि कब वो खिसक जाए और सड़क बाधित हो जाए। तो ऐसे में बहुत कॉमन रहता है उत्तराखंड में कि जो सड़कें होती है वो लगातार बाधित होती है मानसून में, क्योंकि कच्चे पहाड़ है। तो ऐसे में उत्तराखंड में काफी कॉमन है। तो अब अगर देखना होगा कि आगे कितना नुकसान होता है। फिलहाल के लिए 200 सड़कें अभी फिलहाल के लिए बंद है और सरकार जो प्रशासन है वो लगातार तुषार, नजर बनाए रखिए आप, हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर रात के लगभग 11:30 बजे हर्षिल से झाला की ओर आ रही एक डंपर अनियंत्रित होकर लगभग 50 मीटर खाई में गिर गया। वाहन में चालक सहित 2 लोग सवार थे, जिसमें एक की मौत हो गई। वहीं एक घायल को आर्मी हर्षिल चिकित्सालय में ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है।
तो राष्ट्रीय राजमार्ग पर ये बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ पे बता दें कि कुछ लोग घायल भी हुए हैं, जिनका इलाज अभी भी जारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हर्षल अस्पताल में उनको ले जाया गया है। आनन फानन में एक घायल हो गया है और एक की मौत बताई जा रही है इस पूरे हादसे पर। और राष्ट्रीय राजमार्ग पर ये बड़ा हादसा हुआ है। अनियंत्रित होकर ये डंपर जो है वो खाई में जा गिरा, जिसके कारण एक शख्स की मौत हो गई है। एक शख्स की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसको हर्षल अस्पताल में चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है आनन फानन पे, जहां पे उसका उपचार जारी है। तुरंत वहां पे रेस्क्यू टीम पहुंची थी, रेस्क्यू किया गया और उसके बाद से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और ये तस्वीरें तकरीबन पहाड़ी क्षेत्रों से निकल के सामने आती रहती है आए दिन, और यही कारण है कि एक बार फिर से ये जानकारी निकल के आई है कि यहाँ पे डंपर जो था वो अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा, जिसके कारण एक शख्स की मौत हो गई। एक शख्स को आनन फानन में रेस्क्यू किया गया, वहां के मौजूदा ग्रामीण ने उनको निकाला और प्रशासन को इसकी जानकारी दी गई। पुलिस को मौके पर बुलाया गया और ऐसे में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज अभी भी जारी है। डॉक्टरों का कहना है कि इलाज जारी है, जल्द स्वस्थ हो जाएंगे और इसमें हालत गंभीर बनी हुई है। तो गंगोत्री में यह पूरा हादसा हुआ, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक डंपर जो है वो अनियंत्रित होकर यानी कि डिसबैलेंस होकर खाई में जा गिरा, जिसके कारण एक शख्स की जान चली गई। तो राष्ट्रीय राजमार्ग पर यह हादसा हुआ है, बड़ा हादसा हुआ है, एक जने की जान चली गई। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ उपेंद्र हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, कब हुआ यह हादसा? क्या रात के अंधेरे में हुआ? अभी उस व्यक्ति की हालत कैसी है? जी, मैं आपको बता दूं कि रात को लगभग 10:30-11 बजे जो ये डंपर था, ये गंगोत्री से उत्तरकाशी की तरफ आ रहा था। अचानक हर्षल के पास ये हर्षल झाला के पास ये अचानक अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा, जिसमें कि एक आदमी की मृत्यु होगी और एक अभी जो गया उसके एक हाथ पर काफी चोटें आई है। उसे उपचार के लिए आर्मी हॉस्पिटल जाया गया, जहाँ से उसे सेंटर लाया, जिसकी अभी नाजुक बनी हुई है। तो डिसबैलेंस होने का कारण क्या बताया जा रहा है? क्या नशे की हालत में था या फिर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था या ब्रेक फेल हो गया था? क्या कारण बताया जा रहा है इसके पीछे का? जी, मैं आपको बता दूं कि जो यह रात को जो थे नींद की इसमें डंपर गया, ये रात को काफी समय हो गया था, लगातार ये चलता रहता है। उसके चक्कर में ये डंपर जो खाई में आ गया था। जी ठीक है उपेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। और चमोली में ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 15 घंटे से बंद पड़ा है, जिसके बाद प्रशासन लगातार राजमार्ग सुचारू करने में जुटा हुआ है। बता दें कि राजमार्ग खुलने में अभी समय लग सकता है। बताया जा रहा है कि राजमार्ग के आर पार वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है, तो वहीं राजमार्ग अवरुद्ध होने से तीर्थयात्री परेशान हो रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सोनू उनियाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोनू, ये रास्ता जो बंद हो चुका है, कब तक खोला जाएगा वापस? क्या जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, जिस तरह से 15 घंटे के बाद अब जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसको सुचारू कर दिया गया है। हालांकि 15 घंटे जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसको सुचारू करने में लगे, क्योंकि देर रात भारी बारिश के चलते जो राजमार्ग है उसमें मलबा आ गया था, जिस वजह से जो राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध हो गया था। जी, ना सिर्फ यही राजमार्ग है बल्कि कई ऐसे राजमार्ग बताए जा रहे हैं जो कि पूरे उत्तराखंड में बंद हो चुके हैं लैंडस्लाइड के कारण। तो अभी क्या स्थिति है उत्तराखंड में? जी बिल्कुल, जिस तरह से बात की जाए तो जगह जगह जो जोशीमठ जो जिला चमोली है, वो जगह जगह पर कई जगहों पर लैंडस्लाइड बनी हुई है, लैंडस्लाइड हो रहे हैं, और जो जिसकी वजह से जो मार्ग अवरुद्ध हो रहा है, कई भूस्खलन की भी स्थिति बनी हुई है, जिसको लेकर प्रशासन जरूर नजरें बनाए हुए है। हालांकि आज मौसम जरूर खुला हुआ है, चटक धूप लगी हुई है, जिस वजह से जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उन्हें जो साफ करने, मलबा जो साफ करने का कार्य है वो लगातार जारी है। जी, आपदा से बचने के लिए क्या कुछ मुस्तैदी प्रशासन की नजर आ रही है सोनू? क्योंकि देखिए ये आपदा है, प्राकृतिक आपदा है, इसको तो रोका नहीं जा सकता, लेकिन उससे बचाव के लिए क्या कुछ यहाँ पे प्रशासन के इंतजाम नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से आपदा की बात की, आपदा के लिए SDRF, NDRF और जो पुलिस है वो पूरी तरह से मुस्तैद है, और जो प्रशासन है, जिला प्रशासन है, स्थानीय प्रशासन है, वो पूरी तरह से नजरें बनाए हुए। हालांकि कहीं पे कोई परेशानी ना हो या कोई समस्या ना हो, जिसके लिए जो
प्रशासन की टीम है पूरी तरह से जो जगह जगह पर। तो कितने घंटे बाद ये राष्ट्रीय राजमार्ग को खोला गया है? लगभग 15 से 16 घंटे लगभग राष्ट्रीय राजमार्ग जो अवरुद्ध था, जिसे अभी लगभग 15 मिनट पहले ही खोला गया है जी। तो ये ऋषिकेश और बद्रीनाथ का राष्ट्रीय राजमार्ग बताया जा रहा है, यानी कि यात्रियों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इस वक्त। जी बिल्कुल, जिस तरह से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग का एक मात्र जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, जहाँ से लगभग बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब की यात्रा होती है और काफी जो तीर्थ यात्री हैं वो लगभग भगवान बद्री विशाल के और हेमकुंड साहिब के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो जिस वजह से जो राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध होता है तो जो तीर्थ यात्री उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है जी। ठीक है सोनू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 27 अगस्त को एक दिवसीय दौरे पर हरिद्वार आएंगे, जिसमें वो विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। बता दें कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए बताया कि सबसे पहले हरिद्वार के भूपतवाला स्थित शांति कुंज में निजी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। फिर वो ऋषिकुल आयुर्वेद विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान जेपी नड्डा द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में पौधारोपण कर मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन होगा। बताया जा रहा है कि सामाजिक कार्यक्रम के बाद आगामी लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार करने के लिए बैठक की जाएगी, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ पुष्कर सिंह धामी सहित प्रदेश के समस्त मंत्री और पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का 27 तारीख को आगमन है। मुख्य रूप से जो शांति कुंज के एक कार्यक्रम में उनको रहना है, लेकिन उसके साथ साथ उसी दिन इस माह का अंतिम रविवार है और मन की बात का कार्यक्रम भी होगा। तो हम ऋषिकुल जो कैंपस है आयुर्वेदिक कॉलेज ऋषिकुल में, उसमें वृक्षारोपण करेंगे। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के साथ कार्यक्रम संपन्न होगा और उसी स्थान पर मन की बात के कार्यक्रम में वो सम्मिलित होंगे। हमारे कार्यकर्ता भी उस कार्यक्रम में उपस्थित, उस बूथ के कार्यकर्ता वहाँ उपस्थित रहेंगे। उसके बाद शांति कुंज के कार्यक्रम के बाद में हरिद्वार में ही जो प्रदेश की कोर टोली है, कोर कमेटी, उनके साथ उनका व्यक्तिगत मिलना होगा। ये कार्यक्रम पूरे दिन का कार्यक्रम बना है। 5 बजे उनकी वापसी रहेगी। तो 27 तारीख को हमारे पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए कटिबद्ध हैं। हरिद्वार में उनके स्वागत की बहुत बड़ी तैयारी हम लोग करने वाले हैं। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिद्वार पहुंच रहे हैं और ऐसे में एक दिवसीय उनका पूरा ये कार्यक्रम है और काफी ऐसे कार्यक्रम है जिसमें वो शिरकत करेंगे। आगे की जो चुनाव आने वाले हैं उसको लेकर भी उनका मंथन जो है यहाँ पे चलने वाला है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, हरिद्वार पहुंच रहे, एक दिवसीय पूरा कार्यक्रम रहने वाला है, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनको लेकर जेपी नड्डा मंथन करने वाले हैं? अध्यक्ष हैं वो हरिद्वार दौरे पर 27 तारीख को यहाँ पहुंचेंगे, जहाँ पर वो जो शांति कुंज विश्वविद्यालय है वहाँ पर कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे सबसे पहले पहुंचकर। और जिसके बाद क्योंकि रविवार है तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मन की बात है वो कार्यक्रम यहाँ ऋषिकुल ऑडिटोरियम के पास यहाँ पर आयोजित होगा, जिसमें वो यहाँ पर मन की बात को यहाँ पर संतों के साथ वो यहाँ पर प्रधानमंत्री की बात को सुनेंगे। और वहीं मन जिस तरह से एक अन्य भी प्रोग्राम उनका यहाँ पर है और उसके बाद जो कोर कमेटी है भाजपा की उसके साथ वो एक मीटिंग यहाँ पर करेंगे जो हरिद्वार में ही आयोजित होगी और उसके बाद वो यहाँ से रवाना होंगे। जिस तरह से पूरा दिन लगभग जेपी नड्डा यहाँ रहने वाले हैं, जिनकी तैयारियां भाजपा की तरफ से पूरी कर ली गई हैं। और वहीं क्योंकि प्रोटोकॉल जिस तरह से क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो उस हिसाब से जो जिला प्रशासन की तैयारियां भी यहाँ पर लगभग पूरी हैं और जो सुरक्षा की दृष्टि से भी चाक चौबंद यहाँ पर व्यवस्थाएं पुलिस के द्वारा की जा रही हैं। तो कह सकते हैं कि जेपी नड्डा जो बिल्कुल यहाँ पर पहुंचेंगे और संतों के साथ प्रधानमंत्री की मन की बात को सुनेंगे। और वहीं जो इस तरह से यानी कि विकास कुल मिलाकर एक दिन का ये यहाँ पे दौरा है और लेकिन टारगेट जो है कई सारे रखे गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। और हरिद्वार के बहादुराबाद सरदार सिंह फार्म हाउस के इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा CSR योजना अंतर्गत दिव्यांग जनों के लिए सहायक उपकरण निःशुल्क वितरण समारोह आयोजन किया गया है, जिसमें 3 तारीख को कराए गए रजिस्ट्रेशन के आधार पर विकलांग जनों को निःशुल्क उपकरण वितरण किए जाएंगे। बता दें कि दिव्यांग को उपकरण मिलने के बाद दिव्यांग काफी खुश नजर आए। तो वहीं समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि
243 दिव्यांग जनों को उपकरण वितरण किए जा रहे हैं, जिसमें 32 प्रकार के उपकरण जैसे कि बैसाखी, छड़ी, व्हीलचेयर, ट्राईसाइकिल, बैटरी चलित ट्राईसाइकिल, आर्टिफिशियल अंग वितरण किए गए हैं। टाइम पे 243 लोगों का पंजीकरण हुआ था विभिन्न सहायक उपकरणों में। यहाँ तक कि करीबन 32 प्रकार के हम लोग उपकरण वितरित कर रहे हैं। इनमें से जैसे आप लोग देख भी रहे हैं, ट्राईसाइकिल है, व्हील चेयर है, बैसाखी है, मोटराइज साइकिल है, कान की मशीन है, कैलिपर्स वगैरह है। इस प्रकार के करीबन जो टोटल जो उपकरण है, करीबन 400 के आसपास उपकरण हम लोग 243 लोगों को आज निःशुल्क वितरित कर रहे हैं। और आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के और हमारे सांसद रमेश पोखरियाल निशंक जी के कथित प्रयासों द्वारा आज हमारी सभी दिव्यांग भाइयों की समस्या को दूर किया जा रहा है। इसमें हम सभी को जैसे हमारे उपकरण की आवश्यकता है, हमें जिसको बैटरी चलित की उसको बैटरी चलित और जिसको ट्राईसाइकिल की उसको ट्राईसाइकिल, अन्य उपकरण आज हमारे दिव्यांग समाज को यहाँ पर वितरण। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनीता है। मैंने लोग भादराबाद में रजिस्ट्रेशन कराया था, मुझे आज साइकिल मिली है और मैं सरकार की बहुत बहुत आभारी हूँ जो मुझ पर इतना आभार प्रकट किया है। और उत्तराखंड में लगातार डेंगू का कहर बढ़ता ही जा रहा है, तो वहीं देहरादून में गुरुवार को डेंगू के 11 नए मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। बता दें कि पिछले 24 घंटे में जिले में 1400 मरीजों को एलाइजा जांच की गई है, जिसमें से 9 मरीज डेंगू पॉजिटिव आए हैं। साथ ही आपको बता दें कि जिले में अब तक डेंगू के कुल 363 मरीज मिले हैं, जिनमें से 316 ठीक हो चुके हैं और अस्पतालों और घरों में 46 एक्टिव मरीज हैं। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक जिले में कई ऐसे एरिया हैं जहां पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। और स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर विनीता शाह ने बताया कि डेंगू को लेकर विभाग द्वारा जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों के साथ समन्वय बनाने की कोशिश कर रही है। नगर निगम के साथ मिलकर डेंगू की रोकथाम को लेकर फॉगिंग भी कराई जा रही है और अस्पतालों में पर्याप्त बेड की व्यवस्था है। हमारे द्वारा जन जागरूकता भी चलाई जा रही है। आशाएं घर घर में जाकर सोर्स रिडक्शन पे काम कर रही है। फॉगिंग की निगम के संग मिलकर हमारी फॉगिंग की प्रक्रिया भी है। अस्पतालों में हमने मॉनिटरिंग की जा रही है, पर्याप्त बेड उपलब्ध हैं और पूरा उपचार दी जाने की कोशिश की जा रही है। और डोईवाला के ब्लॉक सभागार में महिला समूह से जुड़ी तमाम महिलाओं ने मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के तहत अपने अपने समूह के द्वारा बनाई गई राखियों के स्टॉल लगाए। डोईवाला के ब्लॉक प्रमुख भगवान सिंह पोखरियाल, एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी, बीडीओ जगत सिंह और पंचायत प्रतिनिधि पंकज रावत ने महिला समूह के स्टॉल का उद्घाटन किया। साथ ही तमाम राखियां और अन्य सामान खरीदकर महिलाओं का उत्साह बढ़ाते हुए हौसला अफजाई भी किया। बता दें कि सरकार की मदद से महिला समूह से जुड़े सैकड़ों महिलाएं स्वरोजगार से जुड़कर परिवारों की आर्थिकी का जरिया बनी हुई है। इस स्टॉल से क्षेत्रीय लोगों द्वारा भी राखी और स्थानीय उत्पादों की खरीदारी भी की जा रही है, जिससे स्वयं सहायता समूह की महिलाओं में खुशी और उत्साह देखने को मिल रहा था। हमें इसकी चैन मिली गई थी और ये प्रूफ से राखी बनाती है और एसडीएम सर आए तो उन्होंने खरीदी थी। सेल हो रही है? हाँ, ठीक हो, नॉर्मल है। कितने लोग जुड़े आपके समूह से? कितनी महिला? हमारे समूह में तो 14 लोग हैं, लेकिन हमारा 10 समूहों का संगठन है। बहुत अच्छी पहल है। यहाँ पर ये मुख्यमंत्री जी ने अच्छी पहल यहाँ पर की है। जो महिलाओं ने यहाँ पर जो समूह में जो अपने उत्पाद बनाए हैं, जैसे कि घी हम पीछे देख रहे हैं, घी बना हुआ है, शक्कर है, अचार है, राखियाँ खुद बना रखी हैं। तो ये बहुत अच्छी पहल है और सब लोग यहाँ पर खरीदारी भी कर रहे हैं। मैंने भी यहाँ पर खरीदारी की है। तो एक अच्छी पहल है, महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर यहाँ पे स्टॉल लगाया है जिसमें हमने जो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने राखियाँ बनाई हैं, उन राखियों की हमने यहाँ पे स्टॉल लगाई है। ये सब महिलाओं ने अपने हाथ से बनाई रखी है। इसमें हमारा अचार है, ब्राउन शुगर है और मिर्च का अचार है, लहसुन का अचार है। हमने आज इनकी यहाँ पे स्टॉल। और बागेश्वर विधानसभा उपनिर्वाचन के मद्देनजर गठित आबकारी टीम की ओर से मुखबिर की सूचना पर नगर से 20 किलोमीटर दूर चौंगा व छीना रोड पर पाटली गांव के पास सड़क किनारे कलमट के नीचे घास के पत्तों से छिपाई गई 20 पेटी बरमूडा रम की 240 बोतल बरामद की गई है। बरामद शराब की कीमत लगभग 1,19,880 रुपए बताई जा रही है। जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि रात का समय होने के कारण कोई भी अभियुक्त मौके से पकड़ा नहीं गया।
वहीं बरामद अवैध शराब के बारे में जानकारी हासिल की जा रही है। आपको बता दें कि आबकारी विभाग द्वारा बागेश्वर के 47 आरक्षित विधानसभा उप निर्वाचन के मद्देनजर आगे भी प्रवर्तन की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। वहीं इस कार्रवाई के बाद से शराब कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। आपदा प्रभावित क्षेत्र पगनो ड्यूटी पर गए उद्यान निरीक्षक सोमेश भंडारी पत्थर की चपेट में आने से चोटिल हो गए, जिन्हें तत्काल सीएचसी जोशीमठ लाया गया, जहां से उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। दरअसल भारी बारिश के कारण पागल नाला टंगली में मार्ग अवरुद्ध होने से देर रात को कोतवाली जोशीमठ द्वारा एसडीआरएफ को सूचना दी गई कि पागल नाले के पास मलबा आने से रोड ब्लॉक हो गया है, जिसके दूसरी ओर एक घायल व्यक्ति फंसा हुआ है। सूचना पर एसडीआरएफ की टीम जोशीमठ से विकास रावत के नेतृत्व में तत्काल मौके के लिए रवाना हुई। रात को रेस्क्यू अभियान चलाकर घायल व्यक्ति को स्ट्रेक्चर के माध्यम से पार कराकर दूसरी ओर ले जाया गया। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।